नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम मंत्रा पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने के क्रम में हम लोग इस समय जो है वो बेसिकली जो दक्षिण भारत का इतिहास है वो पढ़ रहे हैं। और दक्षिण भारत के इतिहास के जो क्लासेस आ रही हैं उसमें आज ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने देखा था संगम वंश को। दूसरी क्लास में हमने चर्चा शुरू की थी प्रमुख राजवंशों पे, जैसे आपका पल्लव वंश हो गया, पल्लव। उसके बाद हमने कल देखा था चालुक्य। चालुक्य की तीन शाखाओं को, कौन कौन सी तीन शाखाएं? आपके वातापी के चालुक्य या वेंगी के चालुक्य, और एक शाखा थी कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। इन चीज़ों को देखा था। फिर कल ही की क्लास में हमने देखा था राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट देखा था, ठीक है। इतने 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 चीज़ों को हम लोग कल देख चुके हैं, इतने राजवंशों को। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम चोल वंश पढ़ेंगे। जो आज ये क्लास देख रहे हैं पहली बार, उनके लिए बता दें कि आप लोग ये क्लास देखने के पहले पीछे वाली क्लासेस जाके देख लीजिए। बेसिकली दक्षिण भारत के इतिहास में जो कल वाली क्लास हुई है वो इसके इस क्लास से एक क्लास जो पहले, उसमें हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है कि कैसे दक्षिण भारत के ये जो साम्राज्य हैं, ये जो वंश हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, स्थापना हुई। इनका एक बेसिक जो है माइंड मैप बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब आप चलिए थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा ये इतिहास का ये वाला जो भाग है थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, याद नहीं होता चीज़ें, बार बार आप लोग भूल जाते हैं। बहुत स्पीड में कराएंगे। देखिए, जो हम सबसे पहले कल पल्लव वंश को देखे थे, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? आप लोग बताइए, पल्लव वंश के संस्थापक थे कौन? सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु। इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी कांची या फिर तमिलनाडु। कांची तमिलनाडु इनकी राजधानी थी। प्रमुख इनके कौन थे? अगर प्रमुख शासकों की बात करें तो सबसे पहले हमने किसको देखा था? हमने सिंह विष्णु को देखा था। सिंह विष्णु के बारे में क्या देखा था? कि इन्होंने मामलापुरम में आदि बाराह मंदिर बनाया था। मामल्लपुरम में आदि बाराह मंदिर बनवाया था। हम ये चीज़ें आपको लिखवा चुके हैं, इसीलिए राइटिंग में मत जाइएगा, हम याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आदि बाराह मंदिर उन्होंने निर्मित करवाया था। इनके दरबार में जो है कौन रहते थे? भारवी रहते थे। उन्होंने किरात अर्जुनीयम की रचना की थी। फिर हमने देखा था सिंह विष्णु के बाद जो शासक बनते हैं महेंद्र वर्मन बनते हैं। महेंद्र वर्मन किस लिए प्रसिद्ध थे? इनकी एक रचना थी मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन। फिर हम नरसिंह वर्मन प्रथम को देखते हैं। फिर हम नरसिंह वर्मन द्वितीय को देखते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वाताबी कोंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिद्धेश्वर मंदिर यानी कि कांची का कैलाश मंदिर बनवाया था। नरसिंह वर्मन जो प्रथम थे, इन्होंने बनवाया था आपका रथ मंदिरों का, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का। हमने देखा था सबसे बड़ा रथ धर्मराज रथ था, सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ था, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग आगे देखे थे। फिर हम लोगों ने सिंह ये पल्लव वंश के बाद हम लोग को देखा था ये आपके वातापी के चालुक्य को। हमने बोला था इसके संस्थापक कौन थे? जय सिंह थे। कहीं कहीं पुलकेशिन प्रथम भी लिखा रहता है। फिर हमने देखा इसका जो प्रमुख शासक था उसका नाम था क्या? उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख देखा जिसका क्या नाम था? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन का इन्होंने हराया था। इस एहोल अभिलेख को किसने लिखा था? रविकीर्त ने लिखा था। फिर आपके जो पुलकेशिन द्वितीय थे, इन्होंने आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से को जीता, जो वेंगी उस समय कहलाता था, वेंगी वाले हिस्से भी जीता। और वहाँ पे अपने भाई को, जिसका नाम था विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन को बैठा देते हैं। तो जो विष्णुवर्धन होते हैं ये जो है वेंगी के चालुक्य के संस्थापक बन जाते हैं। फिर हमने देखा था राष्ट्रकूट को देखा था कि जो वातापी के चालुक्यों के पतन के बाद राष्ट्रकूटों का उदय होता है। राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी, ठीक है। इनके प्रमुख शासक कौन थे? तो कृष्णा प्रथम थे। कृष्णा प्रथम हो गए। कृष्णा प्रथम को क्यों हम याद करते हैं? इन्होंने कैलाश काशी कृष्णा काशी कैलाश मंदिर बनवाया था। ये कहाँ बनवाया था? एलोरा में बनवाया था। एलोरा और अजंता की जो एलोरा और एलिफेंटा की एलोरा और जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, इनका निर्माण इन्हीं राष्ट्रकूटों के टाइम में हुआ था। ये चीज़ें हमने आपको पढ़ाई है, ठीक है। उसके बाद एक और शासक था ध्रुव, हमने देखा था। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था उसमें ध्रुव ने सबसे पहले राष्ट्रकूटों की ओर से पार्टिसिपेट किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन थे? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट थे, पाल थे, आपके प्रतिहार थे। ये चीज़ें देखी थी। फिर हमने देखा था कि इनका जो अंतिम जो प्रमुख शासक था वो कृष्णा तृतीय था। वो क्या था? वो कृष्णा तृतीय था। और जो इनका एकदम अंतिम शासक था उसका नाम था राष्ट्रकूट का, उसका नाम था कक्क सेकंड। उसका नाम था कक्क सेकंड को फिर हराकर नए वंश के जो कल्याणी के चालुक्य थे, चालुक्यों ने कक्क सेकंड को हरा के पुनर्जीवित किया चालुक्य साम्राज्य को, और ये अपनी राजधानी बनाए कल्याणी, ठीक है। ये काम किसने किया था? ये काम तैलप द्वितीय ने किया था। तो आपसे पूछा जाए कि कल्याणी के चालुक्य संस्थापक तैलप द्वितीय थे, ठीक है। इसी में जो कल्याणी के चालुक्य थे इनमें एक प्रमुख शासन था विक्रमादित्य सिक्स्थ।
विक्रमादित्य षष्ठम या फिर सिक्स्थ, इनके दरबार में एक लोग रहते थे विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने किसकी रचना की थी? मिताक्षरा। मिताक्षरा क्या था? हिंदुओं का एक विधि ग्रंथ था। यहाँ तक की चीज़ें हम कल की क्लास में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, हमने आपको एक बार रिवीजन करवा दिया। ठीक है, आप लोग रिवीजन कर लीजिए, खुद से रिवीजन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आपकी आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे किसको? चोलों को पढ़ेंगे। चोलों की स्थापना कैसे हुई थी? आप कल की क्लास में जब हम स्टार्टिंग में पूरा माइंड मैप बनाए थे तो हमने बताया था कि पल्लवों के सामंत थे चोल। किसके? ये जो आपके पल्लव थे उनके सामंत कौन थे? चोल थे। तो बाद में उन्हीं पल्लवों के, जब पल्लवों का साम्राज्य खत्म हो गया तो उन्हीं पल्लवों के साम्राज्य के ध्वंसावशेष पे जन्म होता है चोल वंश का। चोल वंश का, इस चोल वंश के संस्थापक कौन होते हैं? आपके विजयालय होते हैं। कौन होते हैं? विजयालय होते हैं। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी तंजौर या फिर तंजावुर थी। तंजौर या फिर तंजावुर थी। ठीक है, जब पल्लवों का पतन होता है ना, उसके बाद जो तमिल वाला क्षेत्र होता है उसी एरिया में इनकी स्थापना हुई है। ठीक है, उसी एरिया में इनकी स्थापना होती है। इस वंश का जो सबसे प्रमुख शासक था वो था आपका राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम। ठीक है, राजा राज प्रथम के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है, इन्होंने राजराजेश्वर, देखिए इनका नाम क्या है? राजा राज, और जो मंदिर बनवा रहे हैं उसका क्या नाम है? राज राजेश्वर टेम्पल, राज राजेश्वर मंदिर। ये मंदिर किसके लिए? मंदिर शिव की थी। ये मंदिर शिव की थी। तो राज राजेश्वर नामक शिव मंदिर किसने बनवाया? तो राजा राज प्रथम ने बनवाया। राजा राज प्रथम ने बनवाया। ठीक है, अब ये जो राजा राज प्रथम था ना, इसके बारे में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इस राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पे आक्रमण किया था। कहाँ पे आक्रमण किया था? श्रीलंका पे। श्रीलंका पे आक्रमण किया था। उस समय श्रीलंका का शासक था महीप पंचम। तो ये महीप पंचम को ये भागने पर मजबूर कर देते हैं और महीप पंचम भाग जाता है और राजा राज प्रथम जो है श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लेते हैं। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लेते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा चोल शासक था जिसने कि श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किया? तो वो कौन था? वो था आपका राजा राज प्रथम। वो कौन था? आपका राजा राज प्रथम। ठीक है, अब अगले जो महत्वपूर्ण शासक थे उनका नाम था आपका राजेंद्र प्रथम। आपको याद रखना है राजेंद्र प्रथम के बारे में कुछ पॉइंट आपको देखना है। सबसे पहले आपको ये देखना है राजेंद्र प्रथम के बारे में। अभी हम बंगाल में पढ़ेंगे, बंगाल के राजवंशों को कल की क्लास में देखेंगे। आज हम चोल ही देखेंगे। अब छोटी छोटी 4-5 क्लासेस आएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये टॉपिक। तो राजेंद्र प्रथम क्या था? इसने जो है पाल वंश, अभी आप इतना रखिए कि पाल वंश, ये बंगाल का वंश था। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे तो चीज़ें क्लियर होगी। तो ये पाल वंश कहाँ का था? ये बंगाल का था। ये कहाँ का था? ये बंगाल का था। ये बंगाल का था। तो इस पाल वंश के एक शासक थे। ठीक है, जिनका नाम था महिपाल। जिनका नाम क्या था? महिपाल। तो ये जो पाल वंश के शासक महिपाल थे, राजेंद्र प्रथम ने इनको हरा दिया। तो अब इन्होंने इस क्षेत्र को जीत लिया। तो ये बंगाल का जो क्षेत्र था, यहाँ गंगा नदी आई हुई है ना, जब गंगा नदी जी वहाँ से आई हुई हैं, तो ये जो बंगालों का जो ये पालों का जो गंगा नदी वाला क्षेत्र था उसको इन्होंने जीत लिया राजेंद्र प्रथम ने। तो उसके बाद राजेंद्र प्रथम ने उपाधि धारण की, क्या? गंगई कोड़ चोल। तो गंगई कोड़ चोल की उपाधि राजेंद्र प्रथम ने महिपाल को हरा करके धारण की, क्योंकि इन्होंने जो गंगा वाला क्षेत्र था उस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, उसको जीत लिया। ठीक है, और गंगईकोंडचोलपुरम को अपनी राजधानी भी ये बनाता है। इसको अपनी राजधानी बनाता है। इसको क्या बनाता है? इसको अपनी राजधानी बनाता है। और इसी के बगल में एक झील का निर्माण करवाता है। एक तालाब का निर्माण करवाता है। उस तालाब का नाम क्या होता है? उस तालाब का नाम होता है चोलगंगम। उस तालाब का क्या नाम होता है? चोलगंगम। इतनी पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इस राजेंद्र प्रथम के टाइम में क्या था ना कि जो बंगाल की खाड़ी थी ना, उसको चोल झील का दर्जा, इस राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील बोला, चोल झील का दर्जा दिया। किसको चोल झील का दर्जा दिया? बंगाल की खाड़ी को। ठीक है, तो ये इतनी पॉइंट आपको याद रखनी है। राजेंद्र प्रथम के बारे में क्या याद रखना कि भैया इसने जो है बंगाल के जो पाल शासक थे, उनके एक शासक थे महिपाल, उनको हराकर इन्होंने गंगईकोंडचोलपुरम की उपाधि धारण की। ठीक है, और उसको अपनी राजधानी बनाया। ये उपाधि धारण की ना जो गंगईकोंडचोल की, इसी नाम का एक शहर भी बसाया। ठीक है, इसी नाम का एक शहर भी उसने जो है बनाया। इसने जो है गंगईकोंडचोल की उपाधि धारण की और जो गंगईकोंडचोलपुरम नाम को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, सेम गंगईकोंडचोलपुरम इसको अपनी राजधानी बनाता है और सेम एक मिलती जुलती उपाधि भी धारण करता है। ठीक है, क्यों धारण करता है? क्योंकि भैया इसने जो गंगा जी वाला
एरिया है पालों के अंतर्गत, उसको इसने स्वयं जीत लिया था। ये हो गई यहाँ तक की बात कि भैया गंगा क्षेत्र पर अधिकार के कारण इसने गंगईकोट चोल की उपाधि ली और गंगईकोटचोलपुरम जो ये इस जगह थी इसको अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। और उसी के निकट एक झील बनाता है बड़ा, जिसका नाम चोलगंगम होता है। और इसने जो है बंगाल की खाड़ी को भी चोल झील की उपाधि दी, ठीक है। यहाँ तक चले, हम 2 शासकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई यहाँ तक कि अब यही सेम चीज़ लिखी है आपकी पीपीटी में। आइए एक बार पीपीटी को देख लेते हैं, क्योंकि इसको हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि अब समझाने के लिए थी आपकी। बाकी सारी चीज़ें आपके पॉइंट इसमें लिखे हैं। हमने सबसे पहले राजा राज प्रथम को देखा। राजा राज प्रथम के बारे में देखा कि इसने तंजौर में एक राजराजेश्वर मंदिर बनाया था। राजराजेश्वर मंदिर बनाया था, ये भगवान शिव का मंदिर था, ठीक है। फिर हमने देखा कि राजा राज जो प्रथम थे, इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहाँ के जो शासक थे मही पंचम या महेंद्र पंचम भी उनको बोला जाता है, उनको भागने पर मजबूर कर दिया और श्रीलंका को चोल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। अगला पॉइंट हमने क्या देखा? अगला पॉइंट हमने इनके बारे में यही 2 चीज़ देखी। उसके बारे में इस टॉपिक पे हम वापस लौट के आते हैं तक्कलों की युद्ध के ऊपर। फिर हमने देखा राजेंद्र प्रथम को, ठीक है। राजेंद्र प्रथम भी इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने जो है इसको पूरी कहानी देखी कि महिपाल को पराजित किया। महिपाल कौन थे? पाल शासक थे, ठीक है। और इसने गंगईकोटचोल की उपाधि ली तथा गंगईकोटचोलपुरम को राजधानी बनाया, ठीक है। और राजधानी के पास ही चोलगंगम नामक एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि मालदीव पर पहली बार चोल शक्ति का प्रदर्शन हुआ किसके टाइम में? राजेंद्र प्रथम के टाइम में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करते हैं आपकी ये जो तक्कोल का युद्ध है इसके ऊपर, ठीक है। चलिए अच्छी सी पेन वेन ले लें। चलिए, तो जो ये तक्कोलम का युद्ध होता है, तक्कोलम माया जोड़ लीजिए, तक्कोलम का युद्ध होता है, ये चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। चोल वर्सेस राष्ट्रकूट था। चोल शासक कौन थे? तो चोल शासक थे परांतक प्रथम। और राष्ट्रकूट शासक कौन थे? तो राष्ट्रकूट जो शासक थे, राष्ट्रकूटों के बारे में कल हमने पढ़ा था ना, जो कृष्ण तृतीय थे वही थे। जो कृष्ण तृतीय थे राष्ट्रकूट शासक, और जो चोल के शासक थे परांतक प्रथम, उनके बीच हुआ तक्कोलम का युद्ध, तक्कोलम का युद्ध। और इसमें जो राष्ट्रकूट थे ना, इन्होंने पश्चिमी जो गंग थे, पश्चिमी गंग एक वंश था, गंग वंश, गंग साम्राज्य था। तो पश्चिमी जो गंग वंश के शासक थे, यानी कि पश्चिमी गंगों की सहायता ली। ये एक वंश था जिसकी इन्होंने सहायता ली थी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय थे, ये जीत जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? ये जीत जाते हैं। अब सब जो जीतता है वो कोई ना कोई उपाधि लेता है। तो जीतने के बाद इन्होंने उपाधि ली तंजयु कोंड। क्या उपाधि दी? तंजयु कोंड। तो तक्कोलम का युद्ध आप लोग समझ गए। तक्कोलम का युद्ध चोल वर्सेस राष्ट्रकूट हुआ था, जिसमें चोल शासक जो परांतक प्रथम ने पार्टिसिपेट किया था और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पार्टिसिपेट किया था। जो राष्ट्रकूट शासक थे उन्होंने पश्चिमी गंगों की सहायता ली थी इस युद्ध में, और राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण तृतीय थे वही इस युद्ध में जीते भी थे, और जीत करके उन्होंने तंजयु कोंड की उपाधि ग्रहण की थी। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट शासक के बारे में लिखा है जिसका नाम है कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम ये भी एक चोल शासक थे। ये क्या थे? ये भी एक चोल शासक थे। ये क्या थे? ये भी एक चोल शासक थे। इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि इनके समय में जो है ना, चीन से, ठीक है, चीन में मतलब 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल भेजा गया था। व्यापारियों का एक जो दूत मंडल था वो भेजा गया था चीन। कहाँ भेजा गया था? व्यापारियों का एक दूत मंडल भेजा गया था चीन। ये आपको याद रखना है कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में। तो राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम और यहाँ पे परांतक प्रथम, 4 लोगों के बारे में देखा। सबके बारे में 1 या 2 पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं चोल काल में। अब चोल काल में आपको याद रखना है, चोलकालीन कला को देखते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि जो नटराज की भगवान शिव की मूर्ति है, अभी ये इसको आप जाके गूगल सर्च करिएगा। अभी यहाँ फोटो लगाए देंगे, कॉपीराइट आ जाता है, तो इसको गूगल सर्च करके इसको आप अच्छे से देखिएगा, इसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। नटराज की मूर्ति, तो जो वो नटराज की मूर्ति आप गूगल करेंगे जो सामने आएगी वो मूर्ति कांस्य की बनी होगी, कांस्य प्रतिमा होगी। और आपको याद रखना है कि ये प्रसिद्ध जो चोल की मूर्ति जो आप सर्च करके देखेंगे नटराज की मूर्ति, वो चोलकालीन है, ठीक है। वो चोलकालीन मूर्ति ही है। ये बहुत ही विख्यात मूर्ति है। जो आपको याद रखना है कि जो नटराज मूर्ति है, कांस्य की नटराज मूर्ति, वो चोल के टाइम पीरियड में बनी थी। अब इनके जो शासन की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता थी चोलों के प्रशासन की, वो था स्थानीय स्वशासन चोलों के शासन की जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्थानीय स्वशासन को व्यवस्थित रूप किसने दिया, तो स्थानीय स्वशासन को एक दक्षिण भारत के इतिहास में जो व्यवस्थित रूप देने वाला वंश था वो था आपका चोल वंश, ठीक है। तो याद रखना है कि स्थानीय स्वशासन की व्यवस्थित रूप से शुरुआत सर्वप्रथम चोल काल में हुई।
ठीक है। और ये जो है इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये क्या थी? ये इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अच्छा, ये जो स्थानीय स्वशासन होता था ना, ये जो स्थानीय स्वशासन होता था समितियों द्वारा संचालित होता था। लिखा है ना, चूंकि इस काल की महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रांतों एवं स्थानीय स्वशासन की समितियों द्वारा संचालित होता था। थोड़ा सा कुछ ये सेंटेंस हमें नहीं सही लग रहा है, आप लिख लीजिए, सेंटेंस लिख लीजिए कि स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन का व्यवस्थित रूप चोल काल में शुरू हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम चोल काल में शुरू हुआ और इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय जो स्वशासन था ये 2 समितियों द्वारा संचालित होता था। 2 समितियों द्वारा, हमने जो बोला उसको लिख लीजिए। ठीक है, कि स्थानीय स्वशासन जो है चोल काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। और समितियों का नाम क्या था जिन समितियों द्वारा संचालित होता था? उर और सभा। उर और सभा। स्थानीय स्वशासन का मतलब समझते हैं कि जैसे लोकल की जो समस्याएं होती हैं, जो लोकल का डेवलपमेंट होता है, लोकल एरिया का विकास होता है, वो वहाँ के लोगों के द्वारा ही किया जाए। ठीक है, इतना ऐसे समझिए, वहाँ के लोग पार्टिसिपेट करें। जैसे पंचायती राज है, ये भी स्थानीय स्वशासन की विधा है। तो जो उर थी, उर में कौन सम्मिलित होता था? तो जो सर्वसाधारण ग्रामीण होते थे, सर्वसाधारण यानी उस एरिया के जो साधारण ग्रामीण होते थे, वो उर उनसे मिलकर बनती थी, सर्वसाधारण ग्रामीणों से मिलकर उर बनती थी, ये समिति है। और सभा में जो वरिष्ठ और ब्राह्मण लोग होते थे, वरिष्ठ और ब्राह्मण लोग होते थे, वो सभा में होते थे। तो यहाँ तक की बातें समझे आप लोग कि चोल काल की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन 2 समितियों द्वारा संचालित होता था, उर और सभा। उर क्या होती थी? सर्वसाधारण ग्रामीणों की संगठन होता था। और जो वरिष्ठ ब्राह्मण लोग होते थे वो क्या थे? वो सभा के भाग थे। ठीक है, एक और समिति याद रखनी है, एक और कीवर्ड आता है वरीयम, नोट करके लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वरीयम। ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है वरीयम। तो पूछेगा वरीयम से क्या है? तो वरीयम जो था ना, ये भी गांव में जो गतिविधियां होती थी, गांव की गतिविधियों की देखरेख के लिए कार्यकारिणी समिति थी। ये क्या थी? एक समिति थी। कैसी समिति थी? कार्यकारिणी समिति थी। कार्यकारिणी समिति थी। कैसी कार्यकारिणी समिति थी? गाँव की गतिविधियों की देखरेख के लिए, गाँव की जो गतिविधियों की देखरेख के लिए, गाँव की गतिविधियों की देखरेख के लिए, गाँव की गतिविधियों की देखरेख के लिए ये क्या थी? ये एक कार्यकारिणी, वरीयम एक कार्यकारिणी समिति थी। किस चीज़ की कार्यकारिणी समिति? गाँव की गतिविधियों की देखरेख के लिए। अब जैसे कुछ वरीयम हैं जिनका जो कि आई हुई है प्रीवियस ईयर में, एक आती है कि टोट्ट वरीयम, एक आती है टोट्ट वरीयम। ये कई प्रकार की होती थी, तो उनमें से हम कुछ प्रकारों को देख रहे हैं। एक होती थी टोट्ट वरीयम, एक होती थी एरीवरीयम, एरीवरीयम। ठीक है, तो ये जो टोट्ट वरीयम होती थी ये उद्यान बाग बगीचे होते थे उससे संबंधित कार्य ये देखती थी। और जो एरीवरीयम होती थी ये तालाब से रिलेटेड काम देखती थी, तालाबों का प्रशासन, तालाबों से संबंधित समिति एरीवरीयम। एक और वरीयम आती है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, संवत्सर वरीयम। ये क्या थी? संवत्सर वरीयम थी आपकी वार्षिक समिति एक होती थी, ये वार्षिक समिति थी। ये क्या थी? ये वार्षिक समिति थी। तो ये चीज़ समझे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वही आपको लिखवाई जा रही है। थोड़ा सा फैक्ट है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट है। ठीक है, तो हमने देखा कि स्थानीय स्वशासन चोलों की एक प्रमुख विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन उर और सभा जैसी समितियों द्वारा संचालित होता था। उर क्या थी? सर्वसाधारण ग्रामीणों की थी। और सभा में कौन होता था? सभा में जो वरिष्ठ लोग होते थे और ब्राह्मण लोग होते थे वो सभा के ही पार्ट होते थे। हमने देखा कि कुछ 1-2 और प्रकार की समितियां हैं जिनको वरीयम बोला जाता था। वरीयम विशेष कर क्या होती थी? वरीयम जो है ये कार्यकारिणी समितियां होती थी ग्रामीण लेवल पर, गाँव के स्तर पर कार्यकारिणी समितियां होती थी, जिनमें से कुछ प्रमुख थी टोट्ट वरीयम, एरीवरीयम, संवत्सर वरीयम। टोट्ट वरीयम उद्यान प्रशासन देखती थी, एरीवरीयम तालाब से संबंधित कार्य देखती थी, संवत्सर वरीयम एक वार्षिक समिति थी। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई और आशा करते हैं कि आप लोग लिख भी लिए होंगे। ठीक है, रोकिए वीडियो, लिख लीजिए, क्योंकि हम इरेज करने चल रहे हैं समझाने के लिए। चलिए, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड आता है नगरम, एक कीवर्ड आता है नगरम। तो पूछा जाएगा आपसे कि नगरम का से क्या तात्पर्य है? तो नगरम जो होता था वो व्यापारियों की सभा जो होती थी उसको नगरम बोला जाता था। व्यापारियों की सभा को क्या बोला जाता था? नगरम बोला जाता था। अच्छा, इस एक चीज़ और याद रखना है आपको कि इस समय जो कावेरी पत्तनम था ये प्रमुख पोर्ट था इस काल का। कावेरी पत्तनम पोर्ट था, इंपॉर्टेंट पोर्ट था, बंदरगाह था। किस काल का? चोल काल का। ठीक है, तो ये देख लिया कि व्यापारियों को सभा को नगरम कहा जाता था। अब जो ये चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं ये यहाँ पे सही से बना नहीं है, लेकिन हमने इस चीज़ को, ये बना नहीं है सही से, हम यहाँ बनाते हैं। ये जो फ्लो चार्ट है इस चीज़ को हम लोग समझ चुके हैं। जब हमने आपको गुप्त का प्रशासन
प्रशासनिक ढांचा समझाया था, तो वहाँ पे गुप्त, मौर्य और चोलों के बारे में बताया था। हम बोले थे कि जब आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। जैसे हमने चोलों का देखा था कि प्रशासन विभाजित था, गुप्तों का विभाजित था, वैसे इनका भी साम्राज्य विभाजित था। जो इनका साम्राज्य था वो मंडलम में विभाजित होता था। मंडलम एक विशेष, जैसे प्रांत होते हैं, राज्य समझ लीजिए प्रांत है। कोट्टम होता था, नाडु होता था और कुर्रम होता था, और कुर्रम होता था। अब हम आपको एक बार फिर से याद करा देते हैं। मौर्य में हमने क्या देखा था? मौर्य में देखा था प्रांत, जिसको बोलते थे चक्र, फिर होता था विषय, फिर होता था गोप, फिर होता था ग्राम। ठीक है। अब गुप्त में क्या होता था? गुप्त में होता था आपकी भुक्ति, था आपका, विषय था आपका, ग्राम था आपका। ठीक है। तो हम यहाँ चर्चा जो कर रहे हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं आपके चोलों के ऊपर, और हमने इसको जो है जब गुप्त को पढ़ा रहे थे तो हमने उसको तीनों को वहाँ पे समझा दिया था। ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो इनका साम्राज्य था वो मंडलम, कोट्टम, नाडु और कुर्रम में विभाजित था। ठीक है। ये क्या था? मंडलम प्रांत था। कोट्टम समझ लीजिए जिले, जैसे जिले होते हैं आज तक उस टाइप का था। नाडु जो है तहसील लेवल का था, और कुर्रम जो है वो गांव थे, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। आसानी समझ में आ जाएगा। मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम, ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रशासन हो गया। अब देखिए, अब कुछ कीवर्ड्स हैं, बेसिकली ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो हमने इनको यहाँ पे लिख लिया है। पूछा ये था ना, आपको ये दे दिया जाएगा। पूछेगा कि वेल्लन वगई क्या है, ब्रह्मादेय क्या है, शालाभोग क्या है, देवदान क्या है, पल्लित चंदम क्या है। पूछेगा कि इनका क्या अर्थ है, ये किस चीज़ से संबंधित है। तो जो वेल्लन वगई होती थी वो, जैसे जो गैर ब्राह्मण किसान होते थे, गैर ब्राह्मण किसान मतलब एक ऐसा किसान जो ब्राह्मण नहीं है, तो उनको जो भूमि दे दी जाती थी, उनके पास जो भूमि होती थी, उससे उसे वेल्लान वगई बोलते थे। उसे क्या बोलते थे? उसे वेल्लान वगई बोलते थे। यानी कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो भूमि होती थी उसे वेल्लान वगई बोलते थे। किसान है, अगर वो ब्राह्मण नहीं है तो उसकी जो ज़मीन है वो क्या कहलाएगी? वेल्लान वगई कहलाएगी। ब्राह्मणों को उपहार में, ब्राह्मणों को कोई ज़मीन गिफ्ट में दे दी गई तो उसको ब्रह्मादेय, यानी कि ब्राह्मण मतलब जिसको ब्राह्मण को जो भूमि दे दी गई वो हो गई क्या? ब्रह्मादेय। जो ब्राह्मण को गिफ्ट में दे दी गई वो हो गई ब्रह्मादेय। आराम से आ जाओगे। शाला, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, पाठशाला। पाठशाला नाम जानते हैं ना? पाठशाला मतलब स्कूल। तो ऐसी ज़मीन जो किसी विद्यालय को दे दी गई हो। ठीक है। जो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए, जैसे कोई, इसको ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। शाला भोग मतलब ये पाठशाला, पाठशाला मतलब विद्यालय से संबंधित भूमि है, वो आपकी शाला भोग होती थी। उसके बाद एक आती है देवदान। देवदान मतलब जो देवता को जो दान में दे दी गई। देवता कहाँ रहते हैं? मंदिर में। यानी कि जो भूमि मंदिर को दे दी गई वो क्या कहलाती थी? वो देवदान कहलाती थी। वो, ये सब भूमि के टाइप हैं, वो भूमि क्या कहलाती थी? देवदान। ठीक है। और जो भूमि जैन संस्थाओं को दान में दी गई है उसको पल्लित चंदम बोलते थे, उसको पल्लित चंदम बोलते थे। तो ये सब बेसिकली क्या है? भूमि के प्रकार है। उनको उस टाइम में एक अलग अलग टाइप की भूमि को अलग अलग नाम दिया गया था। तो अगर गैर ब्राह्मण किसान की भूमि है उसे वेल्लन वगई बोला जाता था। ब्राह्मण को जो दी गई है उसको ब्रह्मादेय बोला जाता था। स्कूल के रख रखाव के लिए शाला भोग है। मंदिर को जो दी गई वो देवदान। ठीक है। इसको जो है तिरुना मटक्कनी भी बोलते थे, पल्ली चंदम क्या है? जो जैन संस्थाओं को जो दान में दी गई है। उर और सभा को हम लोगों ने देख लिया है, अच्छे से। ठीक है। इसको यहाँ नहीं देखना है, यहाँ इसमें थोड़ी सी त्रुटि भी है। ठीक है। तो बेसिकली ये हो गई जो है चोल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम लोगों ने उसको देख लिया है। आज की क्लास में चोलों को समझ लिया है। अब कल की क्लास में हम क्या देखेंगे? कल की क्लास में हम बंगाल के राजवंशों को देखेंगे। ठीक है। आज की क्लास देखिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी, और क्लास इसी के साथ समाप्त करते हैं। ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, या फिर वीडियो रोक के आप लोग देख लीजिएगा।